क्या आप भी बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने का सोच रहे हो? बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, कब से एग्जाम फॉर्म खुलने वाले हैं, कब एग्जाम होंगे और एग्जाम का पैटर्न कैसे रहने वाला है, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए किन किन प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है और उसके लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस की फीस कितनी होती है, इन सारी चीजों पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हाय गाइस, दिस इज शुभम और आप देख रहे हैं शुभ टॉक्स। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बीएससी नर्सिंग में गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने हैं उत्तर प्रदेश में। टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम बात करें तो बीएससी नर्सिंग में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपको SGPGIMS लखनऊ का कॉलेज है। इसके अलावा KGMU जो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है, बहुत ज्यादा फेमस है। इसका पहले खुद का अपना एग्जाम होता था, लेकिन अभी एग्जाम जो कंडक्ट करवा रही है वो आपका अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी करवाती है। सारे जितने भी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज है उत्तर प्रदेश में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए वो इसी कंडक्टिंग बॉडी अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी करवाती है। इनका एग्जाम होता है। इसके अलावा RMLIMS कॉलेज जो कि लखनऊ में है। इसके अलावा UPUMS ये सफाई का कॉलेज है। LLRM ये आपका मेरठ का कॉलेज है। टोटल 5 कॉलेज है जो कि आपको बीएससी नर्सिंग में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफर करती है। ये कोर्स होता है यहाँ पर 4 साल का कोर्स है, 4 वर्ष का कोर्स है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की वाली है कि कोई भी एडमिशन होगा यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में किसी तरह का डायरेक्ट एडमिशन नहीं होने वाला है। आपको काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन मिलेगा। आपको CNET का एग्जाम क्लियर करना है। कॉमन नेशनल एंट्रेंस टेस्ट होता है इसका। तो ये एग्जाम आपको क्वालिफाई करने के बाद ही आपको एडमिशन मिलने वाला है। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। यहाँ पर जो डेट है, जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस, कब एग्जाम होंगे, कब करेक्शन विंडो खुलेगा, कब रिजल्ट आएगा, इसकी बात करते हैं। तो 28 मार्च से आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का स्टार्ट हो चुका है। 13 से 20 मई तक फॉर्म का करेक्शन विंडो खुलेगा और 20 मई को अंतिम जो आपका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। आपके पास 30 मई को एडमिट कार्ड आ जाएगा और 6 जून को आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। जून का दूसरी सप्ताह में आपको रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। मतलब कि आपका रिजल्ट जो आउट होगा वो आपका जून के 2nd वीक में ही आपको रिजल्ट आउट कर दिया जाएगा। एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको फॉर्म फिलिंग में जो चार्जेस है वो आपका 3000 रुपए जनरल के लिए और OBC SC ST के लिए 2000 रुपए है। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहे हैं सभी फॉर्म भरे, क्योंकि ये बिल्कुल नीट के सिलेबस का ही रहता है। तो मैं आगे आपको बताऊंगा सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है। चलिए, अंतिम तिथि का बिल्कुल तैयार ना रहे, क्योंकि होता क्या है, जब एग्जाम जब लास्ट डेट आता है तब सर्वर डाउन होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो आप कोशिश करो पहले ही आपका फॉर्म फिल कर दो। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आयु सीमा जो आपका 31 दिसंबर तक 17 वर्ष तक हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो आप फॉर्म नहीं फिल कर पाओगे। फॉर्म तो फिल कर लोगे बट एग्जाम नहीं दे पाओगे या क्वालिफाई नहीं हो पाओगे। इसके बाद 12वीं और साइंस स्ट्रीम में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होनी चाहिए। 12वीं में अंग्रेजी आपका सब्जेक्ट, इंग्लिश जो आपका सब्जेक्ट है वो कंपलसरी होना चाहिए, अनिवार्य है। और जनरल कैटेगरी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मिलाकर PCB में आपका 45% जनरल वालों के लिए, SC ST वालों के लिए 40% होना चाहिए। यहाँ एक चीज का विशेष ध्यान रखें, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट है जो विवाहित है या फिर कलर ब्लाइंड है, वो भी उम्मीदवार इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। क्या ये फॉर्म मेल स्टूडेंट भर सकते हैं? हाँ, यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि आरक्षण का नियम क्या है, कैटेगरी रिजर्वेशन कैसा होगा। देखिए, जो भी स्टूडेंट यूपी से बिलोंग करते हैं वो ये एग्जाम दे सकता है। सिर्फ यूपी के स्टूडेंट ही ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर यूपी से नहीं है, लेकिन अगर वो यूपी के बाहर है और यूपी से हाई स्कूल और इंटर किया है तो वो भी फॉर्म फिलअप कर सकता है। यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र आपके पास EWS का होना चाहिए, तहसीलदार या SDM के द्वारा जारी होना चाहिए। OBC और EWS प्रमाण पत्र जो होगा 1 अप्रैल के बाद का ही बना होगा, मतलब न्यू बना होना चाहिए। इससे पहले बना होगा तो वो आपका अप्लाई नहीं होने वाला, रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका पुराने प्रमाण पत्र अप्लाई नहीं होने वाले। PWD कैंडिडेट के लिए 5% जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहता है। NCC कोटा में आपका C सर्टिफिकेट B ग्रेड के साथ मान्य रहेगा। श्रेणीवार जो रजिस्ट्रेशन फीस है क्या रहने वाला है। रजिस्ट्रेशन फीस जनरल के लिए मैंने आपको पहले ही बताया, OBC के लिए 3000 रुपए और SC ST PWD के लिए 2000 रुपए है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑनलाइन जो प्रोसेस होगा, ऑनलाइन आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या UPI से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर पेमेंट फेल होने के बाद आप लोग घबराना नहीं है, कुछ देर वेट करना। अगर पेमेंट रिफ्लेक्ट नहीं होता है तो वो रिफंड हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो उसके लिए कंप्लेन करनी होती है, ईमेल करना पड़ता है। फिलहाल जैसे ही अगर
तुरंत पेमेंट करने के बाद आप विंडो को बैक मत करना, ना ही स्क्रीन ऑफ होनी चाहिए, और उसको अगर पेमेंट कट गई और रिफ्लेक्ट नहीं हो रही तो 30 मिनट तक वेट करें, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताया। अब रजिस्ट्रेशन में कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको 10th की मार्कशीट, अपनी बेसिक डिटेल भरे, ईमेल और मोबाइल नंबर ओटीपी के साथ वेरिफिकेशन करवाए, रजिस्ट्रेशन आईडी आपको मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन आईडी मिलते ही आपको अपना डिफॉल्ट पासवर्ड चेंज करना है। व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि पता और शैक्षणिक डिटेल, अपनी हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट का डिटेल भरना है। अपनी पसंद की 3 एग्जाम सिटी चूज करना, आप अपना सेंटर चूज कर सकते हो, किस किस सिटी में आपको एग्जाम सेंटर चाहिए होगा। नियरेस्ट सिटी आप चूज करिएगा, 3 एग्जाम सेंटर आप चूज करना। उसके बाद वेब कैम से आपका जो है फेस कैम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो आपका ऑनलाइन वेब कैम से लाइव फोटो कैप्चर की जाएगी। इसके बाद पासपोर्ट फोटो अपलोड करना है और हस्ताक्षर आपको अपलोड करना है। हाथ से भरी वेरिफिकेशन सीट अपलोड करनी है, ठीक है। इसके बाद आपका फीस सबमिट करने हैं। फीस सबमिट करने के बाद आपको फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म का स्लिप मिल जाएगा, उसे प्रिंट आउट जरूर कर ले। इसके बाद आगे बात करते हैं कि कैसे फॉर्म रिजेक्ट हो सकते। फॉर्म रिजेक्ट होने से कैसे बचे, इसके लिए सबसे पहले आप अपने चेहरे को अच्छी रोशनी पे ले जाएं, जहां पर बैकग्राउंड सफेद हो। फोटो खिंचवाते समय टोपी, मास्क या चश्मा बिल्कुल ना पहने। दूसरा है कि हस्ताक्षर, जो आपका सिग्नेचर होगा वो एकदम अपने हैंड राइटिंग होना, मतलब कि नॉर्मल राइटिंग में होनी चाहिए, रनिंग राइटिंग में होनी चाहिए, रनिंग हैंड राइटिंग में होनी चाहिए। कैपिटल लेटर में होगा तो तुरंत रिजेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद फोटो जो होगा आपका 4.5 और डायमेंशन दे रखा है, सफेद बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। फोटो में आपका जिस डेट को फोटो खिंचवाया है वो उसका डेट भी मेंशन होना चाहिए। वेरिफिकेशन सीट में आप देख सकते हो पोर्टल के प्रारूप डाउनलोड करें, उसे नीले पेन से खुद भरे, स्कैन करें और अपलोड करें, ठीक है। ये आपका प्रोसेसिंग रहेगा फॉर्म फिलिंग के टाइम। पेपर कैसा आएगा, एग्जाम पैटर्न कैसे रहने वाला, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले जो एग्जाम होगा ना वो आपका 2 घंटा 20 मिनट का रहने वाला है। 140 मिनट का होगा। सुबह 11 बजे से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और दोपहर के 1:20 पर आपका एग्जाम क्लोज होगा। टोटल 120 एमसीक्यू आएंगे। ऑफलाइन आपका ओमार सीट भरा जाएगा, काले पेन से आपको ओमार सीट फिल करना है। और जो पेपर होगा वो बाइलिंगुअल होने वाला है, दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में होंगे। और जो मार्किंग होगा हर एक क्वेश्चन का, जो आंसर होगा जो सही उत्तर पर 1 नंबर मिलेंगे, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सारे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है। क्या पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो पढ़नी ही है। सारे 20-20% आएंगे टोटल 120 क्वेश्चन में। और इंग्लिश का जो है आपका 20% इंग्लिश का भी रहेगा। तो इंग्लिश में ग्रामर रहता है, इंग्लिश ग्रामर आपको पढ़नी होगी, वो आप देख लेना। यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे ग्रामर के लिए। बीएससी नर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सिर्फ पीसीबी पर फोकस मत करना, नर्सिंग एप्टीट्यूड और अंग्रेजी आपका गेम चेंजर भी बन जाएगा। क्योंकि होता क्या है, 20 एमसीक्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो सरल सरल आते हैं। कई बार फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं, तो वो अटेम्प्ट करना मुश्किल पड़ जाता है। वही आपका इंग्लिश में आपका सरल सरल आ जाते, तो उसको आपका स्कोरिंग बढ़ा देता है। तो कुल मिलाकर सारी चीजें बराबर है, तो सारे को फोकस करना। यहाँ पर जो अब रैंकिंग की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं सेम मार्क्स पे भी आ जाते हैं, तो उसका रैंकिंग में कैसे ऊपर नीचे किया जाता है। अगर 2 स्टूडेंट का समान अंक आया है, मतलब सेम मार्क्स आया है, तो उस कंडीशन में रैंक कैसे डिसाइड करेगा। सबसे पहले वो बायोलॉजी का मार्क्स देखेगा। अगर बायोलॉजी में उसका ज्यादा मार्क्स है तो फिर वो प्रायोरिटी उसको पहले दी जाएगी। अगर बायोलॉजी में भी सेम है तो फिर उसको फिर देखा जाएगा कि केमिस्ट्री में अगर एक का सेम आया है, एक का ज्यादा आया, दूसरे का कम है, तो प्रायोरिटी ज्यादा वाले को दी जाएगी। अगर केमिस्ट्री फिजिक्स अगर बायोलॉजी और केमिस्ट्री में भी सेम आ जाए, उसके बाद आपका देखा जाएगा कि फिजिक्स में कितना मार्क्स है। फिर देखा जाएगा कि नर्सिंग एप्टीट्यूड में कितना मार्क्स है, और अंग्रेजी में फिर देखा जाएगा, फिर आयु की डिसाइड की जाएगी। मतलब इन सारी चीजों में सारे चीज अगर सेम हो गया तो फिर आयु, उम्र देखी जाएगी। जिसकी उम्र, जो छात्र बड़ा होगा उसको रैंक 1 दिया जाएगा। मतलब ऐसा हो भी जाता है कई बार, क्योंकि 120 क्वेश्चंस होते हैं, अगर किसी 5 बंदों ने 120 के 20 एमसीक्यू सही कर दिया, अब डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सारे में सेम ही एमसीक्यू सबका सही है। तो कोई ऐसा तो नहीं होगा फिजिक्स में ज्यादा नंबर, केमिस्ट्री में ज्यादा नंबर। तो इस कंडीशन में डिसाइड होता है एज क्राइटेरिया, तो एज पे डिसाइड करते हैं। अब आपका जो वहां पर रिपोर्टिंग होना, वो सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा।
10:15 के बाद रिपोर्टिंग क्लोज होने वाला है। एडमिट कार्ड आपका रंगीन होना चाहिए प्रिंट आउट के साथ, ओरिजिनल वैलिड डॉक्यूमेंट आईडी प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड या पैन कार्ड होना चाहिए। कोई भी मोबाइल, ब्लूटूथ या स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर वगैरह नहीं होना चाहिए। बैलेट या धूप का चश्मा, बाल, बेल्ट, टोपी, ये सब कुछ भी नहीं होना चाहिए आपके पास। सबसे बड़ी गलती क्या होता है कि अगर आप फॉर्म भरते टाइम डीओबी मिसमैच कर देते हो तो उस कंडीशन में हो जाता है, और जब आप सिग्नेचर करते हो वो रनिंग हैंड राइटिंग में ना होकर वो आप कैपिटल लेटर में लिखते हो तो उस कंडीशन में भी गलत हो सकता है। सर्टिफिकेट अगर अपलोड करते टाइम आपको ध्यान रखना है 1 अप्रैल के बाद का ही बना होना चाहिए। फोटो अपलोड करते टाइम सही से देख लेना है कि टेढ़ा बेढ़ा ना हो, एक आंख सही से दिख ना रहा हो, ऐसा कुछ, तो सारी चीजें देखना है। परीक्षा की बात करें, प्रक्रिया क्या होगी, काउंसलिंग होना है। रिजल्ट आने के बाद मेरिट लिस्ट पब्लिश होगा। जैसे आपका एग्जाम खत्म होगा, आपके 2 हफ्ते बाद आपका रिजल्ट आ जाने वाला है। रिजल्ट आने के बाद आपको काउंसलिंग करवानी, काउंसलिंग के लिए आपके पास रिजल्ट होना चाहिए और मेरिट लिस्ट आपको उसी काउंसलिंग में रैंक दिखाएगा, मेरिट लिस्ट में कितना नाम पे है। परीक्षा के बाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके सभी छात्रों का कंबाइंड और कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। उसी के बेसिस पर आपको टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिलते हैं। टॉप कॉलेज में आवंटन सिर्फ मेरिट के आधार पर और ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। एडमिशन और मेडिकल फिटनेस सीट मिलने पर तय समय में फीस जमा करें और फाइनल एडमिशन के समय आपको जिले या सीएमओ में मेडिकल ऑफिसर द्वारा मेडिकल फिटनेस साबित करना होता है। मतलब कि आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनानी होती है काउंसलिंग के टाइम पे। काउंसलिंग के टाइम पे सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है और यहाँ पर आपको जो काउंसलिंग होती है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी सेम ही इसी अटल बिहारी वाजपेयी वेबसाइट पे ही होती है काउंसलिंग। तो आपको जब काउंसलिंग का प्रोसेस होगा ना इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। अगर आप हमारे थ्रू काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो 9369982118। अब हम बात करते हैं कि एडमिशन के लिए कितना मार्क्स चाहिए होता है। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको लगभग 110 या 105 के बीच अराउंड रहना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। वही ओबीसी की बात करें तो 100 नंबर तक आ जाए तो मिल जाते हैं गवर्नमेंट कॉलेज। अब क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो जनरल के लिए लास्ट ईयर 84 था ऐसे कुछ, और ओबीसी एससी एसटी के लिए 66 था। तो वो कट ऑफ डाउन भी होता है कभी कभी रिजर्व कैटेगरी के लिए। तो उसकी जो काउंसलिंग जब रिजल्ट मेरिट लिस्ट आएगा तभी पता चल जाएगा। बाकी अभी आपको मैं अपडेट दे रहा हूं कि इस इतने एवरेज तक होना चाहिए आपका मार्क्स क्वालिफाइंग करने के लिए। क्वालिफाई करने के लिए इतना मार्क्स एवरेज होना चाहिए। आपको हमेशा कोशिश करना, अगर गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो 100 से 110 और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो 80+ मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो बाकी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।